कृषि कृषि की समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे कि किस तरीके से भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी कितनी कितनी आबादी जो है कि कृषि पे डिपेंडेंट है। तो 48 दशमलव कुछ परसेंट आबादी जो है कि कृषि पे अभी भी देश में डिपेंडेंट है। और जो अभी देश के जीडीपी में 16 दशमलव कुछ परसेंट है। एग्जैक्ट तो मुझे डाटा याद नहीं, 16.3 या 7 कुछ ऐसे ही परसेंट है जो कि उसका पंद्रह एग्रीकल्चर का पॉइंट पाँच योगदान है। समथिंग है सर। हाँ, तो वो नहीं, 15.5 15 16.6 है शायद। 60 टू पॉइंट ही पॉइंट कुछ है। समथिंग का। मतलब और लिखे, जो आप लिख लेंगे। कंट्रीब्यूशन है वो फोर्टी लगभग सिक्स 16% परसेंट लिखे हैं। एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। हाँ, 46% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और 48% जो है कि आबादी इसकी डिपेंडेंट है। लगभग लगभग आंकड़ा यही है, हर बार आंकड़े चेंज होते हैं, हर साल आंकड़े चेंज होते रहते हैं। तो आप लिख लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट 46% लोगों को आज भी इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। उसके बाद जो जनसंख्या है वो 48% के आसपास, 48.3 या कुछ है इसका जनसंख्या डिपेंडेंट है। और 16% के आसपास जो है कि कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी में। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर को अब हम लोग एग्रीकल्चर को अब किस तरीके से समझेंगे वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो परंपरागत रूप से खेती होती आ रही थी वो उसको लिखने का प्रयास करेंगे आप, ऐसे में जब आप लिखेंगे। उसके बाद फिर जो देश के आजादी के बाद की स्थिति क्या हुई, उसमें आएंगे। 1991 के बाद लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, मार्केट हमारा ओपन हुआ, उसके बाद कृषि किस तरीके से चेंज हुई। और अभी मॉडर्न समय में हम लोग जो 2020-25 के युग में जी रहे हैं, सर हरित इस क्रांति समय। को भी लिख सकते हैं ना। हाँ, हरित क्रांति को भी ऐड करेंगे उसमें। तो उसको आप जो है कि लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हरित क्रांति 1 और हरित क्रांति 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमें फिर चेंज में समझ में आएगा किस तरीके से अमेरिका के PL40 वगैरह पे हम लोग डिपेंडेंट थे। तो एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं कृषि में प्रॉब्लम्स कई लेवल पे हैं। संस्थागत प्रॉब्लम है, तो आप इसको बनाइए ऐसे करके, लिखिए इसमें। संस्थागत प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशनल इसको बोलते हैं, संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल। उसके बाद फिर दूसरा बनाइए, उसमें लिखिए संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। उसके बाद फिर और बनाएंगे तो उसमें जो है कि आर्थिक कुछ प्रॉब्लम है, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो लोन होता है वो आर्थिक प्रॉब्लम भी है कि साख नहीं है किसान के पास। उसके बाद कुछ नेचुरल प्रॉब्लम भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जिसको कहते हैं, तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स। उसके बाद कुछ सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम भी है हमारे पास, जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रॉब्लम होते हैं। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, तो हो गया बहुत सारा। संस्थागत हो गया, उसके बाद संरचनात्मक हो गया, स्ट्रक्चरल जिसको बोलते हैं। भूमि भूमि आवंटन में सर ये विसंगति है। हाँ, तो विसंगति आएंगे ना, संस्थागत प्रॉब्लम है ना वो, उसमें उसको बताएंगे एक एक करके। तो हम लोग इसको फिर एलिबरेट करेंगे अभी। इसको अपने नोट ये देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को उठाते हैं, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। उसमें जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में होंगे सारे हम लोग लिख लेंगे, और कौन सा प्रॉब्लम किस सेक्टर में है उसको भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एलिबरेट करने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्थागत यानी कि स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, सॉरी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जो है। इंस्टीट्यूशनल स्तर पे क्या प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल स्तर पे बड़ा सब प्रॉब्लम आएगा। तो कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे यहाँ, एक तो जो भूमि सुधार संबंधी समस्याएं हैं, भूमि सुधार से संबंधित जो समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम है। जो भूमि सुधार नहीं हुआ है, चकबंदी नहीं होने के कारण जो खेतों का जोत छोटा हो गया है, वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है। उससे क्या हुआ है कि सीमांत और छोटी जोत, किसान कृषि का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सीमांत और छोटी जोत जो हो गई है, ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है। उसके बाद फिर भूमि का न्यायपूर्ण वितरण है क्या। सबसे पहले बिहार ने ही क्या किया था कि जमींदारी हटाओ का स्टार्ट किया था, लेकिन आज तक न्यायपूर्ण वितरण बिहार में भी नहीं हो पाया है। केरल में कुछ हद तक लागू करने का प्रयास किया गया, बंगाल में नक्सलवादियों के वगैरह आंदोलन भी हुआ, लेकिन भूमि का न्यायपूर्ण वितरण आज तक नहीं है। ये सारे हमारे क्या है, बड़े बड़े प्रॉब्लम है। क्या ये इसको किसान अपने स्तर से ठीक कर सकता है क्या। तो न्यायपूर्ण वितरण नहीं, इसको सरकार के स्तर पर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्या कहते हैं। न्यायपूर्ण का सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर इंग्लिश में। हाँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इक्विटेबल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद संरचनात्मक लिखें। जुडिशियस बोल सकते हैं। हाँ, जुडिशियस लिखें, और भी बेहतर वर्ड हो जाएगा। जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड का। संरचनात्मक में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं क्या, सिंचाई की सुविधा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। सिंचाई की सुविधा है, नहीं है। नवीन कृषि तकनीक है क्या हमारे पास, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं है हमारे पास।
और आपको सिंचाई में किस तरीके की समस्याएं दिख रही हैं, कोई बताइए, उसका मैं बताऊंगा, बहुत सारी समस्याएं मैं बता दूंगा जो सरकार के स्तर से दिखता हो, कि सरकार के स्तर से या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम जो दिखता है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बताइएगा। Marketing, storage, transportation, यस, मार्केटिंग, processing, स्टोरेज, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इस इरिगेशन तो मैंने लिख लिया, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन, और बताइए, इसका मैं कुछ बहुत सारा पॉइंट बता दूंगा आपको। प्रॉब्लम सर, क्या बोतल है, किस टाइप का प्रॉब्लम, किस टाइप का प्रॉब्लम बताइए। एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटी। आर्थिक में उसको इकोनॉमिक में लिख लेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप, यहाँ है ना एक सेक्शन आर्थिक का, उसमें उसको डालेंगे, क्योंकि बाइफरकेट करके लिखेंगे ना तो मार्क्स आएंगे। जो सचिन बोल रहा था ना अभी कि सर बाइफरकेट करके ऐसे में लिख नहीं पाते हम, तो वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं आज। तो बताइए, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो भी आपको समस्याएं लगती हैं, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इसको बोलते हैं ना, वो बताइए मुझे। बीज भंडारण सर। हाँ, बीज भंडारण एक प्रॉब्लम है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से, हाँ, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ज्यादा होता है। स्टोरेज, ग्रीन एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, और बताइए, बोलते जाइए। खत्म हो गया। सर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। और बताएंगे कोई, बोलिए सत्यम, सुधांशु जी बताइए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए मैं बताता हूँ, जो एग्रीकल्चरल शोध होते हैं वो भी, उसकी भी कमी है हमारे यहाँ। जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वो मॉडर्न नहीं है हमारे यहाँ। तो लिखिए कृषि शोध, एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके बाद जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, तो कृषि विश्वविद्यालय का क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं होना। अभी भी पुरानी तकनीकी पढ़ाई जाती है जो कि अभी किसी काम के नहीं है। तो कृषि विश्वविद्यालय का मॉडर्नाइज नहीं होना। विश्वविद्यालय की संख्या भी कम है इधर, तो कुछ बिहार में विश्वविद्यालय खुले भी हैं, अदरवाइज तो संख्या भी कम है, कृषि विश्वविद्यालय की भी संख्या कम है। उसके बाद जो हाइब्रिड बीज होता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज के बीज होते हैं, उन्नत बीज होता है, उसका प्रॉब्लम है ना। कॉस्टली है सर। हाँ, वो कॉस्टली तो जानबूझ के किया जाता है। ऐसा बीज में रहता क्या है, वो तो कार्टिलाइजेशन जो इनका है, आपका जितने भी ये क्या कहते हैं कि कंपनियां है सीड की, वो सारी कंपनियां कार्टिलाइजेशन करके बीजों को महंगा बना रहे हैं। अदरवाइज जो बीज ग्राम योजना है, बिहार की क्यों चलाया है बिहार सरकार ने, बीज ग्राम योजना इसलिए चलाया है कि किसान अपने से बीजों का उत्पादन करे, उसके बाद फिर आसपास के किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वो है उसका, फिर हम आएंगे उसका सोल्यूशन क्या है वो भी दिखाएंगे। उसके बाद जो कीटनाशक वगैरह है, उसका भी जो है कि उचित उपयोग नहीं करने के लिए आता है। जो मिट्टी का लैब होता है, सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं, उसकी भी समस्या है। जो उर्वरक है हमारे पास, वो अंधाधुंध उर्वरकों का यूज हो रहा है, जो उसका सॉइल टेस्टिंग होकर के उर्वरक नहीं दिया जा रहा है। जो एनपीके का परसेंटेज होना चाहिए, कि वो भी ठीक से मैनेज नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए कि मिट्टी को पोटास की आवश्यकता है, तो आप यूरिया डाले जा रहे हैं, उससे क्या होगा, सबसे ज्यादा यूरिया में क्या नाइट्रोजन ही तो रहता है। हम हर मिट्टी को नाइट्रोजन की आवश्यकता तो नहीं होती है, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखिए कितना पॉइंट हमने लिख लिया कि संरचनात्मक प्रॉब्लम में जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, या न्यू एज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। जो कोल्ड स्टोरेज चैन होना चाहिए, शीत भंडारण गृह जिसको बोलते हैं, सैलो गोदाम से बोलते हैं उसको, इसको लिख लेंगे। जहाँ कोल्ड स्टोरेज लिखे ना, वहाँ पे लिखिए सैलो गोदाम, सैलो गोदाम्स। सैलो गोदाम में क्या होता है ना, कि जब हम रखते हैं इसको एग्रीकल्चरल स्टोरेज प्रोडक्शन इंग्लिश में को, इसको क्या ग्रेन्स को, बोलते हैं, शैलो गोदाम को? सैलो गोदाम का इंग्लिश सैलो गोदाम ही होगा, हिंदी इंग्लिश सब एक ही सिलोस रहेगा। बोलते हैं। सैलोज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैलोगोडम्स है, तो सैलोगोडम्स में क्या होता है कि यूवी लाइट्स वगैरह निकलते रहता है, तो उससे जो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं वो लगते नहीं है उसमें, और अनाज जो है हमारा ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। और ये एक अडानी ने बहुत सारे सैलोगोडम खोले भी हैं। एक तो यहाँ पे बक्सर में खुला है, और एक जगह खुला है, एक दो जगह बिहार में। तो आप उसको लिखते चले जाएंगे, हाँ ऐसा ऐसा सैलोगोदाम सरकार बनवा रही है। बीज भंडारण के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास बीज भंडारण करने की फैसिलिटी ही नहीं है। किसान चाहे तो अपने बीजों को भी रख सकता है अलग अलग जगह पे, तो बीज ग्राम योजना इसके लिए लाया गया था। कोल्ड स्टोरेज, देखिए कोल्ड स्टोरेज में दो होना चाहिए, एक तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, दूसरा कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन का चैन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंगो को मैंने रखा कोल्ड स्टोरेज में,
उसके बाद फिर भागलपुर से हमको पटना भेजना है, मैंगो पटना में अच्छा दाम मिल रहा है हमको। तो वो जो आती है कंटेनर फ्रिज वाली, वो होना चाहिए ना हमारे पास, क्रायोजेनिक कंटेनर जिसको बोलते हैं। तो क्रायोजेनिक कंटेनर का चैन हमारे पास है क्या? तो वो भी नहीं है। तो हम लोग उसके लिए व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लास्ट होता है 20% के आसपास, पोस्ट हार्वेस्ट लास्ट हो जाता है। अगर लॉस को हम कम कर लेंगे तो उपज ही तो है वो। अगर लॉस को कम कर लिया तो मैंने क्या किया, उपज को बढ़ा दिया। 20% लॉस हो जाता है, सिर्फ चूहे खा जाते हैं। कई बार जो है कि आप जब पढ़ेंगे कि जो ये है कौन रखता है ये एफसीआई, हाँ एफसीआई को एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बकायदा रिकमेंडेशन दिया था कि आप जितने भी ये ग्रेन्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये बोरा में भर के, जूट वाले बोरे में भर के नहीं करेंगे, जूट वाले पैकेट में। आप एक स्टील का कंटेनर लीजिए और स्टील के कंटेनर में भर के ट्रांसपोर्ट कीजिए। ये लोग जानबूझ के क्या करते हैं, एफसीआई वाले वगैरह जो भी ऑफिसर्स हैं, धान अगर है, ठीक है, ये गेहूं है, ऐसे ही बाहर में खुला रख लेंगे वो लोग। उसके बाद उस पे एक दो बारिश का पानी पड़ने देंगे, बारिश का पानी जैसे ही पड़ेगा गेहूं सड़ जाता है। उसके बाद ये शराब की फैक्ट्री वालों से ये लोग साठ-गांठ करते हैं और सारे के सारे गेहूं उठा करके सस्ते औने पौने भाव में शराब वाले को बेच देते हैं। आज के समय में जो चावल की खरीद हो रही है, चावल की खरीद के बाद क्या हो रहा है कि उस चावल को धान नहीं खरीदा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि धान लिया इन लोगों ने, यहाँ जो सहकारी समितियां बनी है हमारे यहाँ पे, उसको बोला जाता है, उस पैक्स वाले को बोला जाता है कि आप जो है कि उसका चावल बनवा करके एफसीआई को बेचिए। बिहार में रूल अभी यही है। तो चावल बनवा के बेचा जाता है, तो वो लोग चावल चावल तो ठीक ही देते हैं। उसके बाद एफसीआई वाला क्या करता है, उस चावल को सड़ा करके, कीड़ा लगाने के बाद उसको फर्मेंटेशन करने के लिए ये शराब फैक्ट्री वगैरह वालों को बेच दिया करते हैं। तो ऐसी मिसमैनेजमेंट हमारे यहाँ चल रही है। उसके बाद एग्रीकल्चरल शोध नहीं है। आप देखिए कि चाइना किस तरीके का एग्रीकल्चरल शोध किया है कि आम में भी गुठली नहीं है उसके। बैम्बू का जीन डाल दिया है इसमें, जीन एडिटिंग करके गन्ना में, और गन्ना इतना मोटा मोटा होता है, इतना ज्यादा रस होता है उसमें। और हमारा एग्रीकल्चरल शोध कहाँ चल रहा है? वही कृष्णकली बैगन निकल रहा है, और सबोर का एक भंटा बैगन है वो कृष्णकली है, और एक दो जो एक मखाना पे का शोध हुआ है। और कहाँ कोई शोध होता है? आप देखते हैं कि बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कोई बहुत बड़ा शोध कर लिया, तो वो नहीं हो पा रहा है। एक धान का बीज का भी शोध हुआ था उस पे, हाँ सबूर कृष्णकल, विज्ञान। क्या तो नाम था धान का भी था, एक शोध हुआ था जो सबूर हमारे यहाँ विज्ञान। सबोर सबोर नहीं है, एक कतरनी धान है, उसको नाम लिख लीजिए, कतरनी चावल। ये हमारे घर के आसपास ही होता है, बहुत बेहतरीन होता है। कतरनी का जो धान होता है, कतरनी का चूड़ा बहुत फेमस है, जगदीशपुर का कतरनी चूड़ा होता है, ये लिख सकते हैं आप, ये बीटी फेमस है। बैगन, बीटी बैगन हम सर, बीटी कपास। क्या उस पे आएंगे। क्या चीज बेटी के लिए कतरनी चावल का बोल रहे हैं बता सर? रहे बता रहे, ये आप लिख लीजिए, भागलपुर के जगदीशपुर में। ये जो लगता है ना हाट वगैरह जो सरकार लगाती है, या सरस मेला वगैरह लगाती है, जहाँ की लोकल चीजों को प्रमोट किया जाता है, तो वहाँ पे कतरनी के चूड़ा को बाकायदे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, भागलपुर के जगदीशपुर में ये जो कतरनी चावल है, इसमें होता क्या है कि ये सेंटेड चावल है। आप जब इसके धान के खेत के बगल से गुजरेंगे ना, तो बहुत अच्छा सुगंध आएगा। इसका चूड़ा बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत पतला पतला होता है, बड़ा महंगा बिकता है। 110 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, 170 रुपया केजी के हिसाब से बिकता है। आप गुड़गांव वगैरह के मॉल में चले जाइए, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। और ये हो, इसका चूड़ा बहुत सेंट करता है, बहुत ही अच्छा, एक मुझे एक एरोमा आता है इसके चूड़ा से। तो वो बहुत खाने में मजा आता है। उसके बाद बहुत सॉफ्ट भी होता है। और इसका जो चावल होता है, चावल जब धान आप बनाएंगे, घर में चावल बनाएंगे, तो उसके उस राइस से इतना अच्छा सेंट आता है, वो सेंटेड राइस होता है। तो इसका जो है कि बहुत यूज होता है। आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अभी सबौर का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने क्या किया था कि कतरनी चावल में जो परंपरागत रूप से जो धान उगता था, उस धान में बहुत ही ज्यादा सेंट होता था। लेकिन जब खाद बीज का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ, तो कतरनी धान का सुगंध जो है वो खत्म होते चला गया। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जो भागलपुर में है, उस सबौर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसको फिर से रिसर्च किया, और फिर से उसमें जो सुगंध था ओरिजिनल वाला, उसको वापस ला लिया है। आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ये बिहार से है। समझ गए बात? चलिए, उसके बाद उन्नत बीज की बात करेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हमारे किसानों के पास नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि सारा मेहनत तो करते हैं, लेकिन लो यील्डिंग वैरायटी हो जाता है। कीटनाशक नहीं है हमारे पास। उसके बाद फिर सॉइल लैब का टेस्टिंग नहीं है। जो सॉइल टेस्टिंग होना चाहिए ना, कि किसी बीमारी पहले पता चले कि कौन सा डालना है, पोटाश डालना है कि यूरिया डालना है कि नाइट्रोजन डालना है कि फास्फोरस डालना है, पहले पता तो चले। उसके बाद उर्वरक का नाधून प्रयोग हमको नहीं करना है। तो ये हमारा किस तरीके का प्रॉब्लम हुआ? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। हम लोग दो देखा, एक संस्थागत प्रॉब्लम देखा, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखा। अब आते हैं हम लोग आर्थिक प्रॉब्लम पे, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। क्या क्या है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आर्थिक समस्या। ऋण की क्रेडिट कमी। फैसिलिटीज बहुत कम है। क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत ही कम है। हाँ इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज्यादा दिया जाता है। हाँ, इंडिपेंडेंस मतलब डिपेंडेंस उधर ज्यादा है। अब फॉर्मल सेक्टर एग्रीकल्चर पे बहुत ही कम है।
क्रेडिट, जिसको कृषि साख बोलते हैं हम लोग हिंदी में। साख की समस्या है हमारे यहाँ। और क्या है, तो फॉर्म इनफॉर्मल सेक्टर लैंडिंग हो जाता है यहाँ पे, जो हम क्या महाजनों से होता है ना। उचित मूल्य निर्धारण। मैकेनाइजेशन के लिए जो है उनके पास पैसे नहीं आ पाते हैं और संस्थागत गवर्नमेंट ऋण सर, हाँ एग्रीकल्चर संस्थागत ऋण। मैकेनाइजेशन की समस्या हो जाती है क्रेडिट के कारण। उचित साख नहीं है, उचित पूंजी मूल्य नहीं है, कैपिटल निर्धारण। नहीं है। गैर संस्थागत ऋण सर। उचित मूल्य निर्धारण। हाँ, सर एग्री मैकेनाइजेशन तो इनपुट इसमें ज्यादा हो चला जाता है जाएगा ना, सर। स्ट्रक्चरल में ना। इनको आउट जो इनका मतलब ये उगाते हैं ना, उसका पैसा इन लोग को अच्छे से नहीं मिल पाता है। हाँ, जो कॉस्ट इनपुट होना कॉस्ट चाहिए वो ज्यादा हो कॉस्ट। जाता है आउटपुट कॉस्ट से। बिचौलियों की भूमिका सर। हाँ, गैर संस्थागत ऋण, ऋण पे ये लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, महाजनों पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल जो इनपुट कॉस्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है। इनपुट कॉस्ट, लागत मूल्य, उच्च लागत मूल्य इसको बोलेंगे। बीजों का दर महंगा होना, हाई यील्डिंग बीज का। हाँ, बीजों का दर महंगा होना। सिंचाई में सर ज्यादा खर्च होना, बिजली उजली का उपलब्धता। बिजली की उपलब्धता, इसको इसमें लिख लेंगे, क्या कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि किसान अपने ऊपर तो अपने से तो बिजली नहीं बना सकता है, तो बिजली की उपलब्धता उसमें लिखेंगे। बाजार की बिजली उधर महंगा आवश्यकता। आता है ना सर। हाँ, महंगी बिजली दर यहाँ पे लिखेंगे। बाजार की महंगी आवश्यकता, उतार महंगी चढ़ाव। बिजली दर ऐसे 70 पैसे कर दिया गया है यूनिट। और आपको मंडी बताना का, चाहिए। मंडी से है ना, मंडी भी हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ही चार्ज EPM से। करती है। हाँ, ई मंडी जिसको बोलते हैं, तो मंडी की समस्या है हमारे पास आर्थिक में। ठीक है, तो और भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे ये फर्टिलाइजर वगैरह, नैनो फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग यूज कर तो सकते हैं, मगर होता बड़ा महंगा है। नैनो बाजार में आवश्यकता फर्टिलाइजर सर, क्या बोल रहे हैं। बाजार में आवश्यकता। हाँ, जो कृषि विपणन है उसकी समस्या है। विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। उचित मूल्य निर्धारण। उचित मूल्य निर्धारण, अभी भी एमएसपी हर फसल के लिए नहीं मिलता है, मात्र मखाना के लिए लिमिटेड है। MSP नहीं है, समझ हाँ, लीजिए। हाँ, तो MSP नहीं है हर फसल के लिए, उसको लिख सकते हैं। और बताइए, और बताइए आर्थिक में और क्या क्या समस्याएं हैं, एक दो पॉइंट हम बता देंगे लास्ट में। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 2% से भी कम है सर। हाँ, सहकारी कृषि का अभाव। ठीक है, यहाँ और पे बता। लैंड फ्रेगमेंटेशन है, जिसके वजह से मतलब ज्यादा ये लोग मतलब ये नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग इसमें आर्थिकी में एक बार तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ये वो भूमि सुधार लागू नहीं हुआ इस्तेमाल जोत। इसको अगर यहाँ पे आपको लिखना है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जानते हैं, जोत का आकार अनार्थिक होना। इसको लिखेंगे जोत का आकार अनार्थिक होना, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से है वो ठीक नहीं है होना। बात सही है। उसके बाद वैज्ञानिक कृषि शोध के लिए फंड का अभाव है, जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसके लिए भी फंड का अभाव है। वैज्ञानिक कृषि शोध के लिए फंड का अभाव है। अभी सब एक एक समस्या का भी समाधान भी ढूंढना है हम लोगों को, अभी तो सिर्फ समस्या लिख रहे हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, प्राकृतिक समस्याएं भी हैं हमारे पास कुछ। क्या ये सर नेचुरल डिजास्टर, ये आपका ये होगा, ड्राउट हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो गया सर। उत्तरी क्लाइमेट बिहार में चेंज, सर, उत्तरी बिहार में बाढ़ से सब तबाह है, और दक्षिणी बिहार से ड्राउट, सुखाड़। इधर सूखा। हाँ, तो मानसून पर निर्भरता, और अनप्रिडिक्टेबल मानसून है, अभी 6% मानसून घट भी गया है। ग्लोबल अनप्रेडिक्टेबल वार्मिंग, मानसून है। हीट वेव बोल सकते हैं, हीट वेव पूरा लग गया, जिसकी वजह से रबी का फसल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हीट वेव चल रहा है। और बताइए, क्लाइमेट तो चेंज इसके सर। लिए हम लोग सर DBW 370, 371, 372 भी लगा यूज किए हैं। तो हीट का मतलब है वो हीट वेव से प्रोटेक्ट करेगा। जो ड्रॉट रेजिलिएंट जो हमारे सीड्स आते हैं उसका हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। और भी बताइए मानसून में क्या क्या समस्या है। DBW क्या बोले? ओलावृष्टि। DBW करके है एक, मतलब DBW हेल 370 स्टॉर्म। करके है, वीट का वेराइटी है। दृष्टि। और बताइए, देखिए लिखेंगे अगर विंटर ना में टेम्परेचर लो हो जाना हालांकि। सारा चीज लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे कि बाढ़ का आना, उसके बाद सूखा हो जाना, उसके बाद फिर अकाल का पड़ना, उसके बाद सुनामी का आना,
भूस्खलन की भी समस्याएं हैं। तो बिहार में तो नहीं है, लेकिन भारत के स्तर पे है कहीं कहीं पे भूस्खलन, भूस्खलन की समस्या है। तो इस तरीके से सूखे की समस्याएं हैं। तो सारा एक कभी एक साथ आ गया। कभी कभी ओलावृष्टि हो साइक्लोन जाता भी है, आ जाता है बिहार में, सर साइक्लोन उधर हो जाता है। किशनगंज हाँ, साइड तो में। साइक्लोन भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इतने तरीके के हमारे साथ जो है कि प्राकृतिक समस्याएं हैं, तो उसको उसका उसका भी कुछ निदान होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक समस्याएं हैं क्या एग्रीकल्चर में कुछ? यस सामाजिक सर। जी सर, सामाजिक सांस्कृतिक बिहार कुछ में ही है समस्याएं सर। हैं क्या? जान चल जाए लेकिन जमीन न जाए। हाँ, तो लिखेंगे इसको। क्या है कृषि को कि सर क्या? दोयम दर्जा का काम समझा जाता है। हाँ, कृषि को दोयम दर्जा का काम समझा जाता है। रूढ़ और परंपरागत समाज है हमारा। आप जाइए ना, कभी के गांव में जाइए और गांव के लोगों को समझाइए कि कृषि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। किसान ये जवाब देगा, बेटा 40 साल से खेती कर रहे हैं हम, और सिखाने के लिए आए हो तुम। ये सर भाई, अभी भी अवेयरनेस का कमी है सर यहाँ पे। अवेयरनेस का चाहिए, तो लिखेंगे कि रूढ़ एवं परंपरागत समाज। जीवन निर्वाह कृषि से। हाँ, सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। हाँ, अभी भी सब्सटेंस फार्मिंग हो अवेयरनेस रही का है। कमी है, लोग अभी भी मतलब जो है मतलब मॉडर्न फार्मिंग को अपना नहीं पाए हैं। जीवन निर्वाह कृषि हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है। मिश्रित सर्वे मिश्रित के कृषि अनुसार नहीं होता है सर। 14% महिलाओं के पास ही लैंड ओनरशिप है बिहार में। 14% ही महिलाओं के पास लैंड ओनरशिप है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होना। हाँ, महिलाओं की भागीदारी भी कम है। कृषि में तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है सर। धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इस चीज को समझेंगे। हो क्या रहा है कि बिहार का सारा पुरुष चला जा रहा है दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, तो जो उसकी पत्नियां बसती हैं, वही बहुएं जो बसती हैं, वही काम कर रही हैं कृषि में। तो ये इसका इस बार का एग्रीकल्चर सर्वे पढ़िएगा, उसमें दिया गया है कि किस तरीके से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक टर्म है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है ये। सर इसमें जातिगत महिलाओं की भागीदारी को देख यस, सकते हैं। जातिगत भागीदारी है कि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं वो ज्यादा कृषि में काम कर रही हैं। तो ये हमारे समाज का समस्या तो है। दूसरी बात, और बताइए, और कोई बताइए, फिर हम बताएंगे 3-4 पॉइंट लास्ट में जरूर एक्स्ट्रा बता देंगे आपको। बताइए। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिख लेंगे इसको। ऐसे कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। कोई किसी भी जाति की महिलाएं जा रही हैं घर से बाहर काम करने के लिए, तो जाएंगे रहेंगे। श्रमिक, कृषि श्रमिक का क्या हाल है अभी? उनका वेतन भी कम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही ज्यादा है वहाँ डिस्गाइज्ड पे। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो वो भी लिखेंगे। और कृषकों, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजनल हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी है सीजनल ना। एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कृषि श्रमिकों जो कृषक है या कृषि श्रमिक है, उसकी क्या है शिक्षा की हालत? बहुत खराब है, इलिटरेट है ज्यादा। हाँ, तो वो शिक्षित हैं, वो लोग लिखेंगे। कृषि श्रमिकों में अशिक्षा, उससे अच्छा प्रशिक्षित कृषकों की कमी। हाँ, प्रशिक्षित कृषकों की कमी, यही बात हो गई। प्रशिक्षित कृषकों की कमी लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे? भूमिका वंशानुगत उपखंडन। सुधांशु म्यूट कर लेंगे। भूमिका वंशानुगत उपखंडन हो रहा है ना, जैसे जैसे बेटा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे टुकड़ा टुकड़ा होते जा रहा है। अनुगत उपखंडन, सेगमेंटेशन ऑफ लैंड होते जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितनी समस्याएं लिखी? अब बताइए कि अगर 800 वर्ड में लिखने के लिए बोले या 1200 वर्ड में लिखने के लिए बोले, ऐसे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अभी तो सिर्फ समस्या ही लिखे हैं, अभी समाधान पे आएंगे, सरकार के कार्यक्रम पे आएंगे। अभी सिर्फ कृषि में गए हैं, कृषि के संबंधित क्षेत्र हैं, पशुपालन है, डेयरी है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन है, कृषि वानिकी है, एकीकृत फार्मिंग है, उस पे जाएंगे। फिर जो एग्रीकल्चर के अलग अलग क्रेडिट सोसाइटी देने वाले हैं, नबार्ड है, प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ये सब। उसके बाद नीम कोटेड यूरिया। उसके बाद फिर हम लोग किस पे जाएंगे? जो मॉडर्न एज के टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, पॉली फार्मिंग का जो काम चल रहा है, उस पे जाएंगे। उसके बाद ड्रोन से किस तरीके से यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरीके से जो है कि किसानों की कृषि सिंचाई में मदद करना है, उस पे जाएंगे। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, उस पे भी तो काम बात करना है अभी। तो आप देखिए कितना पॉइंट मिल गया। अभी स्टार्टिंग में बच्चे कह रहे थे कि सर पॉइंट ही नहीं मिलता है। पॉइंट मिल जाएगा ना? हो रहा है भरोसा? लिख सकते हैं ना? यस जी सर। सर। चलिए, तो अब समस्या का समाधान।
तो बिहार वाला मैंने बता दिया था एक दिन, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा उस पीडीएफ को। बिहार वाला आज मैं नहीं बताता हूँ, भारत सरकार का आज बता देता हूँ। बहुत सारा बिहार वाला लिखाया था, एक ही चीज रिपीट हो जाएगा। तो सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए कार्यक्रम बताइए, आपको जो भी याद आता हो, बिहार सरकार, भारत सरकार, आप बताते जाइए। ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, बिहार कृषि समृद्धि योजना है सर, धान बिहार योजना, कृषि समृद्धि योजना, बीज अनुदान योजना, बीज सहायता योजना, बिहार पीएम केसीसी कृषि धन किसान किसान क्रेडिट सम- कार्ड, एक एक करके। हाँ बोलिए राहुल। बिहार केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वाला है सर। उसके बाद फिर राहत योजना, ये है ना, राहत योजना वाला है जिसमें 7500 रुपये मिलता है, किसान राहत योजना, ठीक है। सोलर पंप सब्सिडी योजना है सर। फिर पीएम कुसुम ये जिसको हो बोलते हैं। सोलर पंप सब्सिडी, बिहार किसान समृद्धि योजना तो हो गया। फिर यहाँ पे डीजल अनुदान, ये 14,500 रुपया दिया जा रहा है इसमें। हर खेत सिंचाई का पानी है, 70% पैसे बिजली पर यूनिट के हिसाब से मिल जाता है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, एग्रीकल्चरल रोड मैप, हाँ, उसके बाद एग्रीकल्चरल रोड मैप है। यस सर, जल जीवन हरियाली, एग्री डीजल अनुदान में कितना रुपया दिया जा रहा है सर? 14,500। 14,500 देता है वो, आपको बनाना पड़ता है उसमें, क्या कहते हैं, पीएलसी, ये क्या होता है, प्रोविजनल लैंड सर्टिफिकेट, ऐसा ही कुछ होता है। अपना मतलब लैंड का सर्टिफिकेट बना के आपको देना पड़ेगा, आपके पास कितना एकड़ जमीन है उसके हिसाब से आपको डीजल का अनुदान उतना ही मिलता है, मैक्सिमम 14,000 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब भारत सरकार की कुछ योजनाओं को लिखें, बताइए भारत सरकार की कुछ योजना। बिहार वाला तो धन ये धन धान धान योजना योजना, पीएम जन, हाँ धन धान योजना, यस सर। क्या एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? प्रधानमंत्री कॉटन कृषि धन धान योजना। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना। अन्य धान योजना। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या इस बार? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। उसके बाद हमारा अगला कॉटन, क्या है? कॉटन के पीएम लिए भी है, किसान कॉटन के सम्मान लिए निधि किया गया है। योजना। हाँ, हाँ, किसान पीएम सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि। उसके बाद बताइए फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना। इंडिया का भी केसीसी वाला है ना, जिसमें कि हाँ, मतलब 3 लाख से बढ़ा भारत के का 5 लाख कर दिया गया है। हाँ, जो केसीसी है किसान क्रेडिट कार्ड, वो 3 लाख से बढ़ा इसी में कृषि धन धान में ही ये 5 लाख कर दिया गया है जी। और बताइए। बागवानी योजना एक है सर। हाँ, बागवानी योजना है, बिहार सरकार का भी, भारत सरकार का भी है बागवानी योजना। मखाना बोर्ड का गठन भी लिख सकते हैं, हाँ, मखाना बोर्ड का गठन लिख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना किस चीज के लिए है बताइए तो? ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम है इसका। पीएम सॉइल हेल्थ किसान कार्ड। संपदा योजना किस चीज के लिए है ये योजना? कोल्ड स्टोरेज भी खोला जा रहा है हर ब्लॉक में ना। हाँ, कोल्ड स्टोरेज के, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वेज फैड खोला जा रहा है, तरकारी सुधा, कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद फिर क्या बोले, तरकारी सुधा, वेज फैड, सुधा। कॉम फैड हो जाएगा, वो लाइव स्टॉक से हाँ, रिलेटेड कॉम फैड। वेज फेड है, कॉम्फेड है। गोकुल मिशन है, फिर राष्ट्रीय गव्य राष्ट्रीय विकास योजना लाइव स्टॉक से रिलेटेड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गव्य विकास योजना भी एक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है आपका। मत्स्यिकी वाला डाल सकते हैं इसमें, हाँ डाल सकते हैं, एलाग सेक्टर है इसका। है ना। मत्स्यिकी चौर विकास योजना है, हाँ, फिर मत्स्यिकी चौर विकास योजना है, फिर मत्स्यिकी योजना भी है, पठारी क्षेत्र मत्स्यिकी योजना है, मतलब बहुत इसमें एक दो बहुत है। विकास योजना। हाँ, ताल विकास क्षेत्र। पीएम हाँ, ये एमएसवाई, बिहार सरकार का है, ताल विकास काल वाला वाला। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो भी है पीएम एमएसवाई योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके बाद फिर देखिए, अब एक दो योजनाओं को डिटेल में समझा देते हैं। ई नाम भी बोल रहे क्या? क्या बोले? हाँ, इनाम बोलेंगे ना। यस सर, ये नाम होगा। अब बता देता हूँ। 1473 मंडी भी जोड़ा हुआ है ना सर। हाँ। बिहार का 20 मंडी है और भारत का 1466 या 73 है। देखिए, एक एम किसान है सर शायद, एम ई नाम एम किसान। कृषि वानिकी योजना सर। हाँ, कृषि वानिकी योजना है। चलिए, 4 आप जो है टोल फ्री नंबर। और एक हॉर्टिकल्चर तो- से रिलेटेड है। हाँ,
एक किसान का टीवी आया ना, किसान दर्शन, क्या नाम है उसका, दूरदर्शन का एक किसान दर्शन भी आया है। उसके बाद फिर देहात आपका जो है कि ऐप में डालेंगे तो देहात ऐप भी डाल सकते हैं। हाँ, देहात ऐप डालेंगे। उसके बाद फिर आपको जो है कि कृषि विज्ञान केंद्र है एक, कृषि विज्ञान केंद्र। और बताइए। देखिए, ड्रोन दीदी इनिशिएटिव महात्मा पीएम गांधी कुसुम सर, वाला कर पीएम सकते हैं कुसुम, इसमें, जो पीएम नई कुसुम दिल्ली डाल में देंगे। स्थापित हुआ है। बिजली, हाँ, किसान पीएम भवन। कुसुम, पीएम प्रणाम भी है ना। पीएम कुसुम भी है और पीएम प्रणाम भी है, हाँ, दोनों है, वो खाद को कम यूज करने के लिए। यस। पीएम प्रणाम। चलिए, योजना बहुत हो गया, अब एक दो योजनाओं को डिटेल में समझा देते हैं। हो सकता है पूछ ले कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो आपको इतना योजना तो एग्जाम में याद रहेगा नहीं, लेकिन जो भी योजना लिखेंगे तो उसको डिटेल में लिखेंगे। चलिए एक दो योजनाओं को किस डिटेल में समझा देते हैं। कुछ प्रधानमंत्री, संस्थान की भी चर्चा कर लेंगे, कृषि आएंगे अनुसंधान से आएंगे, related। हाँ, कृषि अनुसंधान से जो भी संस्था है उसके भी आएंगे। प्रधानमंत्री कृषि, म्यूट कर लीजिए, सिंचाई योजना। अब देखिए इस योजना में क्या है उसको समझ लीजिए बात को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था, जुलाई 2015 के आसपास से स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या है कि हर खेत को पानी मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका इनिशिएटिव ये है कि हर खेत को पानी, उसके बाद इसका अगला इनिशिएटिव है कि जल का दक्ष उपयोग, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो क्या लिखेंगे, जल का दक्ष उपयोग, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये है ना हमारा टैगलाइन इसका। उसके बाद हर भूखंड सिंचाई से सुविधा लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, हर कृषि भूखंड, हर भूखंड सिंचाई सुविधा लेस होना चाहिए, सिंचाई सुविधा से लैस होना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बीमा बहुत जरूरी है किसी भी चीजों का, जो बीमा सेक्टर है। तो हम लोगों का क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा राहत योजना। योजना, मतलब बिहार वाला राहत योजना। हाँ, बिहार वाला राहत है, भारत सरकार का बीमा योजना है। बीमा ज्यादा फेमस है, किसी को देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में क्या है कि फसल का बीमा करवाया जाता है, कितने कितने प्रीमियम पे। तो प्रीमियम भी याद रखेंगे कि खरीफ फसल का प्रीमियम कितना है और रबी फसल का प्रीमियम कितना है। तो खरीफ फसल का प्रीमियम है 2%, रबी फसल का प्रीमियम है 1.5%। ठीक है। उसके बाद बाजार पे आएंगे, तो बाजार के लिए कौन सी योजना लाई थी भारत सरकार ने, ई नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मंडी मार्केट, था ना, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो उसको क्या किया गया है, सबको ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। ये बीमा वाला सर फिर समझा दीजिए, 1.5%। आज को अपने समझ लीजिए। देखिए क्या है कि जैसे आप किसी भी चीज का बीमा लेते हैं उसका प्रीमियम भरते हैं ना, तो इसमें क्या है कि आपके लैंड पे जितना भी लगा हुआ है, क्या कहते हैं, फसल, जो भी आपने खरीफ में धान बोया है या फिर मक्का बोया है, जो भी बोया है, उसके पूरे टोटल लागत कॉस्ट का 2%, मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि 1 लाख रुपया आपको बोने में लगा 1 हेक्टेयर में या 10 हेक्टेयर में, 10 हेक्टेयर जमीन पे 1 लाख रुपया आपने बोने में लगाया, तो 2% उसका क्या करना होगा आपको, बीमा के रूप में, राशि के रूप में, यानी कि 2,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि नुकसान हो जाता है, ओलावृष्टि हो गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो फिर उससे जितना भी प्रोडक्टिविटी होता, उसका जो है कि आपको प्रीमियम, आपको जो है कि वो बीमा मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि बीमा की जो ये राशि, केंद्र सरकार की योजना में बीमा की राशि किसानों को ही भरनी पड़ती है, लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया है कि उस बीमा की राशि बिहार सरकार खुद अपनी तरफ से भर देती है। इसके लिए बाकायदे प्राइवेट कंपनी है, वो बीमा का, आप जब होता है ओलावृष्टि वगैरह कुछ भी हो गया, मान लीजिए आपदा आ गई, तो किसान को बोलता है कि लैंड को भरने के लिए कि आपका जो खेत था उस खेत का कितना % हिस्सा बर्बाद हुआ है। मान लीजिए कि 5-10 एकड़ का खेत था, 5 एकड़ ही बर्बाद हुआ है, तो आप भरेंगे कि मेरा 5 एकड़ जमीन का जो है कि फसल नष्ट हो गया है। नष्ट होने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल खुलता है, उसको अप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है कि वहां से लोग आते हैं ब्लॉक से, जिला से, उसको वेरीफाई करने के लिए किसान को बाकायदे उस प्लॉट पे लेके जाया जाता है, उसका पूरा डिजिटल फोटोग्राफी करवाया जाता है कि हाँ इस किसान का ये जमीन है और ये जमीन जो है कि इसका नुकसान हुआ है, इसको अब प्रीमियम दिया जाना चाहिए, सॉरी उसका जो भी पैसा बनता है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम भरा था। तो बहुत सारे इसे किसान जियो प्रीमियम टैगिंग भरने भी से करना पड़ता है, क्या क्या बोले, जियो टैगिंग भी करना होता है। तो वो लोग आ जाते हैं, इतना किसान को इतना लोड नहीं देता है, वो कंपनी का काम है अपना। किसान को बहुत 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 इतना ही करता है कि खड़ा हो जाके फोटो खिंचवाने के लिए बोलता है।
किसान को इतना लोड देगा। अब है कि किसान है, कुछ तो किसान है, कुछ तो वो अच्छी वाले है ना, जो रैयत वाला होता है ना, वो जो वॉल्यू करता है उसको क्या बोलते हैं, बटाईदार। तो बटाईदारों के लिए भी ये फैसिलिटी दिया गया है। मान लीजिए कि आपका कोई जो उसको क्या बोलते हैं, अनुबंधित कृषि या क्या ही तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं गाँव में जी? जो तुम्हारा खेत वो ठेका पे लेके करता है, ठेकेदार ये नहीं, ठेकेदार नहीं बोलते हैं, पट्टा ना बोलते हाँ हैं। पट्टा। इजारा बटाई पर हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे पट्टा को? टेनेंट फार्मिंग। हाँ, टेनेंट फार्मिंग जो होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसको भी दिया गया है कि अगर आप किसी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वो दिल्ली चला गया अपना जमीन छोड़ करके, नहीं सीलिंग अलग होता है, टेनेंट फार्मिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो भौलीदार होगा, जो बटाईदार आपका होगा, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा आप भूमि का स्वामित्व कैसा है, आपका खुद का है या फिर बटाईदार पे काम कर रहे हैं। तो अगर बटाईदार पे काम कर रहे हैं तो मकान मालिक का क्या नाम है, जमीन के मालिक का नाम वो दीजिए और अपना आधार कार्ड दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फसल बीमा योजना काम करता है। क्लियर हो गया? किसने पूछा था? बढ़े आगे, समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़े। अब कौन सा है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसमें जो है कि कृषि मंडी विपणन को क्या क्या है कि मध्यस्थताओं की जो भूमिका थी, जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थों की भूमिका को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया है। पहले क्या होता था, आप जाते थे किसान में बेचने के लिए, वहां आड़त में अड़तिये रहते थे और अड़तिया तय करता था कि आपका दाम कितना लगेगा। जो एग्रीकल्चर मार्केट होता है उसको आड़त बोला जाता है ना, तो वहां पे वो लोग रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, नहीं सारा चीज डिजिटली होगा, डिजिटली आपको दिखेगा कि नासिक के मंडी में कितना भाव चल रहा है, भोपाल के मंडी में कितना भाव चल रहा है, दिल्ली की मंडी में कितना भाव चल रहा है, पटना के मंडी में कितना भाव चल रहा है, और पूर्णिया के गुलाब बाग में कितना भाव चल रहा है, पटना के बाजार समिति में क्या भाव चल रहा है, भागलपुर का जो यहाँ पे स्टेशन के पास मंडी है उसमें का क्या भाव चल रहा है। अब देख लीजिए, जहां मर्जी वहां ऑनलाइन भी बेच सकते हैं आप। तो ये फैसिलिटी दिया गया है। लगभग 14,000 मंडी है, उसको ऑनलाइन कर दिया गया, डिजिटलाइज कर दिया, जिसमें कि 20 के आसपास बिहार की भी मंडी है इसमें, ठीक है। उपज का अधिकतम मूल्य मिले, इसका क्या था, जो मोटो था वो क्या था, उपज का 14,000 है सर कि 1400? हाँ सॉरी 1473 होगा सर। हाँ हाँ वही 1400 के आसपास है, हजार गलती से बोला गया, 1473, 20 के मंडी आसपास बिहार के, 14,000 नहीं है, सॉरी। उपज का अधिकतम मूल्य मिले किसानों को, इसका मोटो तो यही है, अधिकतम मूल्य मिले। उसके बाद इसका मोटो क्या है कि मंडी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ देना, यानी कि पूरा का पूरा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या किया गया, मंडी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ देना। मंडी में एक चीज और होता है, समझ लीजिए कि जो किसान का बीज होता है, जो फसल होता है, पैदावार, वो मध्यम किस्म का, निम्न किस्म का और उन्नत किस्म का होता है। मान लीजिए कि आपने गेहूं ही उगाया, गेहूं के मतलब कि बीज के अंदर भी तो 3 कैटेगरी का होगा, कि कोई छोटा छोटा गेहूं होगा, या आलू का इसमें एग्जांपल लीजिए कि कोई आलू छोटा साइज का होगा, कोई बड़ा साइज का होगा, आपको उससे भी बड़ा साइज का होगा, तो एकदम बेस्ट वैरायटी का आलू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि गुड वैरायटी का आलू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पुअर क्वालिटी का आलू हुआ। तो मान लीजिए कि कुंटल आपने आलू उपजाया है, तो जो चिप्स बनाने वाला कंपनी आएगा तो वो तो बढ़िया वाला आलू खोजेगा ना, तो उसको आप बेचेंगे ना महंगा रेट में, हम 60 रुपया किलो बेचेंगे, ये बड़ा बड़ा पीस का आलू, ऐसे से तो चिप्स बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद उससे जो छोटा छोटा साइज का आलू होगा उसका कोई दूसरा यूज होगा, जो पापड़ वगैरह बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो लेके जाएगा आलू का, वो पापड़ वगैरह बनता है ना, तो वो लोग लेके जाएंगे, तो हम बेचेंगे उसको 40 रुपए केजी आलू ही बेचेंगे। और जो हमारा एवरेज क्वालिटी का आलू होगा उसको क्या बेचेंगे, 20 रुपए किलो बेचेंगे। तो वहां ये भी फैसिलिटी होता है, लेकिन चूंकि किसानों को पता नहीं है, इसलिए हर आलू क्या होता है कि 25 रुपया के भाव में बिक जाता है। अब उसको वो सेग्रीगेट करेगा तो कोई 60 रुपया बेच लेगा, कोई 40 रुपया बेच लेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से ये काम करता है। जो कृषि का उपज हुआ है उसमें भी उसका फिर क्या करना है, बाइफर्केशन करना, कौन सा गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। जैसे सेब में होता है ना, आप देखे होंगे, जो सेब नापा जाता है तो इस तरीके से बना रहता है कि इसमें कौन सा सेब गिरा, इसमें कौन सा सेब गिरा, इसमें कौन सा सेब गिरा। जो बड़ा क्वालिटी का सेब है उसका तो महंगा दाम मिलेगा ना उसको। तो ये है, तो वो भी एक मंडी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ देना, और उसमें जो है कि अलग अलग तरीके से उसको बाइफर्केट करना, सेपरेट करना, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना। चलिए, पीएम किसान संपदा योजना किस चीज के लिए है बताइए। पीएम किसान संपदा योजना किस चीज के लिए बताइए, एनीवन? Food processing related. यस, फूड प्रोसेसिंग। यस, क्या करना, उसका वैल्यू बढ़ाना फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग की क्षमता को विकास करना, इसके लिए बनाया गया है।
Creation and expansion of forward and backward linkages. यस, इससे खुदरा तक का आर्थिक क्षमता का विकास करने के लिए, कृषि उत्पादों का जो बर्बादी होता है उसको रोकने के लिए। सर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ा हाँ, आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि किसान सम्मान निधि 2018 से लागू है, तो दिसंबर 2018 से ये आ गया था, और लघु एवं सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये नगद राशि वार्षिक सहायता के रूप में देना। किसान कृषि कार्यों के लिए कुछ जो है कि पूंजी किसानों की आय उपलब्ध को है। बढ़ावा देने के लिए। हाँ, किसानों की आय को बढ़ावा देना और कृषि कार्यों के लिए क्या करना, पूंजी उपलब्ध करवा देना, ये ना। जी, तो इतना तो योजना हम लोगों ने समझ लिया, काफी योजना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियां हैं, जैसे पशुपालन है, डेयरी है, फ्रूट है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, कृषि वानिकी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है। इसके माध्यम से भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करना। जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं जो लोन एग्रीकल्चर क्रेडिट देने का काम करती है, कुछ तो डायरेक्ट देती है, कुछ इनडायरेक्ट देती है। नबार्ड डायरेक्ट लोन देती है, इनडायरेक्ट? नबार्ड इनडायरेक्ट डायरेक्ट, देती है। अब ये बीपीएससी के नबार्ड पीटी में डायरेक्ट पूछा गया देती था। है। अभी ये भी लिख सकते हैं कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है डायरेक्ट इसमें दूध का उत्पादन 27% बढ़ गया है। बिल्कुल। सर नबार्ड नाबार्ड डायरेक्ट, डायरेक्ट देती है, डायरेक्ट नहीं। हाँ, ये बीपीएससी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन पीटी में। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा है प्राथमिक सहकारी समिति बनाया गया है, वो भी काम करता है। राहुल सर, बिहार सर्वे में हाँ, बिहार सर्वे में है। प्राथमिक सहकारी समिति बनाई गई है ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उसका नीम कोटेड यूरिया वगैरह है। उसके बाद फिर बहुत सारे इसमें और भी सेक्शन पड़े हुए हैं, तो बात करते करते बहुत लंबा हो जाएगा जी। 1 घंटा तो हमको लगता है ऐसे में खिंचा गया होगा जी। उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि का को खत्म करना है, कृषि को निर्यातोन्मुखी बनाना है, जीडीपी पे क्या करना है कि कृषि का जो वेटेज है उसको बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है सर। लिटरेचर पे भी एक लेक्चर ले लीजिए। अच्छा ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करवाना है, जैव ईंधन को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, सर कुछ सिलेक्टेड कोड्स दे दीजिएगा सर याद करने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा छाटने में दिक्कत होता है। कुछ कल भी तो सिलेक्टेड देखिए, कोड्स। कल वाला जो तो दिया था उतना तो याद करना ही पड़ेगा। आज भी तो दिए हाँ हमने, वो तो ठीक है। आज भी तो गया होगा, और एक पीडीएफ बहुत पहले गया होगा, जनवरी या फरवरी के आसपास है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो। उसमें बहुत सारा एकदम सिलेक्टेड है, जितना भी शायरी है, कहानी है, कविता है, उसमें हर चीज है। अब कुछ 1-2 कहानी लेते हैं, उसका क्लास ऑफ कर देते हैं। चलिए आते हैं पानी पी के। चलिए बताइए, कहानी कुछ याद है आप लोगों को, अगर लिटरेचर वाला वगैरह पूछा जाए? बंदर और दूध विक्रेता वाला कल कहानी बताए थे। उसके बाद कुछ कोट्स दे देंगे याद करने के लिए आपको, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, ताकि ऐसे में किसी भी तरीके का ऐसे पूछे, मूर्त अमूर्त कुछ भी पूछे, कोई भी। बंदर व दूध वाला सर याद है सर। क्या है कहानी, बताइए जल्दी। सर एक ये मतलब दूध ले जाने वाले क्या बोलते हैं सर? हाँ, जो दूध ले मतलब दूध ग्वाला। दूध हाँ वाला, ग्वाला सर, दूध मिल्कमैन। मिल्कमैन सर, वो दूध दूसरे गांव में बेचने जाता था दूध हाँ। वाला। तो वो क्या करता था कि मतलब एक पेड़ के नीचे ठहरता था, और उस पेड़ चलिए के मैं नीचे बता देता हूँ। ये क्या था कि एक ग्वाला था और वो दूध बेचने के लिए गांव से दूसरे गांव पे जाता था। बीच में नदी पड़ती थी और नदी के किनारे आकर के वो पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करता था, उसका दूध बेचने के लिए जाता था। लेकिन उस बीच में क्या करता था, नदी के किनारे वो उस दूध में जो है कि पानी मिला मिला देता था, और हर दिन ये काम करता था, और पेड़ पे बैठा एक बंदर उसको डेली देखते रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो शहर से पैसे लेकर के आ रहा था, और वो पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद फिर नदी पार करके जाने वाला था। तो उसी आराम करने के बीच में ग्वाला को नींद आ गया। नींद आने के कारण क्रम में क्या हुआ कि उसको बंदर ने उसके पैसे की पोटली को देख लिया, और बंदर पैसे की पोटली के गाछ पे चढ़ता है। गाछ पे चढ़ने के बाद जो है कि कुछ पैसा, एक पैसा पानी में फेंकता है, एक पैसा ग्वाला की तरफ फेंकता है, एक पैसा पानी में फेंकता है, एक पैसा ग्वाला की तरफ फेंकता है। जब ग्वाला ये देखता है तो पूछता है, बंदर तुम क्या कर रहे हो? तो बंदर बोलता है, पानी का पैसा पानी को, दूध का पैसा दूध को। ठीक है, ये ऐसे करके याद रखेंगे कि बंदर और बिल्ली वाली कहानी याद है ना, कि बंदर रोटी का टुकड़ा,
इसको आप लोग नोट करते जाइए कि बंदर और दूध विक्रेता, ये बस आएगा एग्जाम में कि तुरंत लिखेंगे इसको। उसके बाद बंदर सॉरी रोटी का टुकड़ा, वो कहानी था ना, याद है ना कि दो बिल्ली थी, वो लड़ रही थी रोटी के टुकड़े के लिए कि एक रोटी मिला था, उसके बाद कौन सा रोटी का टुकड़ा बड़ा है, तो वो दोनों लड़ रही थी। इसके बीच में बंदर मामा आए और बंदर मामा ने क्या कहा कि लाओ हम तुम्हारा ऐसा कर देते हैं। उसके बाद एक तराजू उन्होंने लिया और एक रोटी का टुकड़ा इस पे देता था, एक रोटी का टुकड़ा इस पे देता था। जो सा पलड़ा भारी होता उसका थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खा लेता था बंदर। उसके बाद फिर उस पे जो इधर का पलड़ा झुकता था इसका खा लेता था। इस क्रम में क्या हुआ कि पूरी के पूरे रोटी को बंदर ने खा लिया और लास्ट का जो टुकड़ा बोला, ये तो बोला कि ये जो मेरा मेंतना हुआ, हमने चूंकि बंटवारा करने के लिए बैठा था और ये मेंतना है, वो पूरी तरीके से खा लिया। इससे क्या मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसका कोई फायदा उठा लेगा, यानी कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो रोटी का टुकड़ा वाला बोलेंगे। उसके बाद फिर जो है कि एकता में बल है, ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद पागल तथा चेक, ये कहानी हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। एक पार्क में एक जो है कि व्यवसायी बैठा था, उसने क्या बोला कि व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको संभावित घाटे को लेकर के वो बहुत चिंतित था कि व्यवसाय शुरू करेंगे, रिस्क बहुत है, पता नहीं किससे काम होगा नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसी पार्क में एक पागल व्यक्ति था, वो पागल व्यक्ति आया और उसने 10 लाख रुपए का चेक इसको दे दिया और उसको बोल दिया कि नहीं, पागल नहीं था वो व्यक्ति, आया और उसने जो है कि चेक दे दिया। चेक देने के बाद चला गया कि बोला कि तुमको अगर व्यापार में घाटा होगा तो तुम इस चेक को बना करके अपना व्यापार कर लेना। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया कि व्यापार करना स्टार्ट किया और उसका 10 लाख का चेक पूरा का पूरा तरीके से रखा गया। जब व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन हो गया, उसको लगा कि अब 10 लाख रुपए का चेक तो मैंने कभी भजाया ही नहीं, तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ा था, अब जिस व्यक्ति का वो चेक था उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। तो फिर वो उस पार्क में जाता है और उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है। एक दिन दो दिन ढूंढता है, ढूंढने के बाद नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कुछ पुलिस वाले उस पागल को, उस व्यक्ति को पकड़ते हुए आते हैं। तो ये बोलता है अरे भाई बहुत दयालु आदमी है, हमको 10 लाख रुपया दिया था और तुम क्यों इसको पकड़े हुए हो, बताओ क्या बात है पुलिस वाले भाई। तो उन्होंने बताया कि ये चूंकि कोई व्यक्ति है, ये तो पागल है और ये जो चेक है ये तो फर्जी चेक लेके घूम रहा था, तुमको ऐसे ही दे दिया था, ये तो पागल है। इससे हमें सीख क्या मिलता है कि वो जो है कि वो निराधार चेक इस व्यक्ति को साहस प्रदान किया कि किस तरीके से उद्यम और व्यवसाय करने के लिए घाटे के भय को उस 10 लाख रुपए का चेक खत्म कर दिया और वो व्यवसाय करना स्टार्ट किया। और वो अतार्किक, निराधार और वो विश्वासी चेक भी कुछ सकारात्मक परिणाम दिया इसको जीवन में। और इन्होंने थोड़ा सा साहस करके जब बिजनेस करना स्टार्ट किया तो वो बिजनेस चल पड़ा। अगर लोग साहस ही नहीं करेंगे जीवन में तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो इससे इस तरीके से कहानी लिखेंगे तो कम से कम 150, 250, 200 शब्द तो आपको कहानी में ही में मिल जाएगा लिखने के लिए। इस तरीके से लिखेंगे। पागल तथा चेक एक कहानी हो गया। और बताइए कोई कहानी। अंगूर ये नहीं आपको, मिले तो गुड़ खट्टे हैं। हाँ अंगूर खट्टे हैं, जानते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं। और बताइए। एक पेट्रोमैक्स वाला बताए थे सर, एक कहानी आप सुनाए थे, हाँ मुंगरी पेट्रोमैक्स वाला वाला और मैंने बताया था, गोधन। वो तो इसका था ना, क्या कहते हो, गोधन अरे और वो, मुंगरी का था। नहीं नहीं, मेला अंचल का था वो कहानी। गोबर वाला जो कहानी बताया था वो अलग था, पेट्रोमैक्स वाला कहानी अलग था। गोधन सर, गोधन वाला हाँ हाँ गोधन। गोधन उसका नाम था, उसके कैरेक्टर का नाम था। एक गोबर का जो गोबर और दुनिया और उड़िया की कहानी जो है वो इसमें है, गोदान का कहानी है वो। ठीक है। गोबर और कहानी क्या है, नाम बोले सर? गोबर है, हल्कू है, उसमें कई सारा ये कैरेक्टर वाला है। तो नहीं जानते हैं सर। वो प्रेमचंद्र का हमको तो सर पूछ की रात सर में है सर। प्रेमचंद्र का ही एक हल्कू कहानी बताए थे सर, 2.5 सेर गेहूं ऐसे क्या, करके। हाँ एक और बताए थे, पूस की रात वाली कहानी याद है ना। सॉरी नहीं सर। पूस नहीं, अरे पूस की रात की कहानी याद नहीं है। उसमें क्या होता है, किसानों एक की किसान कहानी रहता है, हाँ रीन वाला। सर वो किसान है ना, सो जाता है रात को, उसका फसल चढ़ जाता है। देखो बता देते हैं पूस की रात की कहानी को। होता क्या है कि पूस की रात की कहानी में एक किसान रहता है और कड़ाके की ठंड में उसके पास कंबल भी नहीं है और उसकी पत्नी बोलती है कि चूंकि नील गाय आएगा और खेत का फसल चर जाएगा, आप जाइए और जा करके जो है कि खेत की रक्षा कीजिए। रात में जग करके जाना पड़ता है खेत खेत की रक्षा करने के लिए। तो वो हल्कू नाम का एक किसान है, बहुत गरीब है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो कंबल ले सके और वो जा सके वहां पे। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो पत्नी के बार-बार कहने पे खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद बहुत ही जोर की ठंड लगती है उसको। जब बहुत जोर की ठंड लगती है तो उसका एक झबरा या कुत्ता का क्या नाम रहता है उसका? अरे क्या है झबरा या कुछ कुत्ता का नाम है उसका, ठीक है? वो कुत्ता भी उसके साथ जाता है और वहाँ पे उसको बहुत ठंड लगती है। वो जब बहुत ठंड लगती है तो वो क्या करता है, कुछ पेड़ के गिरे हुए सूखे पत्तों को लाता है और उसको जो है कि आग तापने का प्रयास करता है। लेकिन उससे भी ठंड जाती नहीं है, ठंड इतनी कड़ाके की है।
उसके बाद वो पत्ते भी खत्म हो जाते हैं। फिर वो किसी तरीके से अपने कुत्ते को ही शरीर में लपेट के जो है कि उसके कुछ रौं वगैरह से जो है बाल से कुछ गर्मी आ जाए उसको लेने का प्रयास करता है, लेकिन ठंड बहुत कड़ाके की रहती है और वो उसी जो अंगीठी जहाँ पे अलाव लगाया था उन्हें उसी के पास बैठा रहता है हल्कू किसान, और थोड़ा सा दूर पे लगाया था और इधर जो है कि इसके खेत में वो नीलगाय आने लगती है, तो फिर उसको नींद लगने लगता है। तो फिर वो नींद लगता है तो उसी ठंड कड़ाके की ठंड में किसी भी तरीके से वो अपने कुत्ते के साथ सो जाता है और भोर जब होने लगता है उस समय उसके खेत में नीलगाय चरने के लिए आता है। हल्कू को इतना ज़्यादा ठंड लगता है कि वो नीलगाय को भगाने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है नीलगाय चर रही है, चरने दो, हम इस कष्ट से तो हमको मुक्ति मिलेगा कि हमारी ये दुर्दशा तो नहीं होगी, कल हमको जो है कि घर छोड़ के फिर इस ठंडे खेत में तो आना तो नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं है, किसानी में मर्जात तो है, लेकिन मजदूरी करके कमा लेंगे, लेकिन इस ठंडी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो हमारे किसानों की हालात कुछ ऐसी थी, ये प्रेमचंद्र जी ने वर्णन किया था। तो इसको भी लिखेंगे। उसके बाद हंस और कौवा की कहानी कल बताई थी हमने, याद है? किसी को याद नहीं है? कल वाला कहानी कल मैंने इसको डिस्कस किया है क्लास में। हाँ जी सर, सर, याद है हंस और सर, कौवा हंस का बताए हुआ थे था सर। सर। कौवा हंस डूब और जाता कौवा है दोनों पानी सर में। नदी पार कर रहा था, हाँ ठीक है, सर, हाँ सर। नदी पार हाँ, कर रहा था तो कौवा मतलब उसको मोटिवेट किया, ठीक है ना, तो कौवा भी बोला हम भी करेंगे, दूसरा का देखा देखी में, ठीक है ना, तो दोनों पार करने लगा। हंस तो पार कर गया मगर कौवा जो है बीच में ही डूब गया। तो वही बोला जाता है कि कभी भी किसी के देखा देखी में काम नहीं करना चाहिए, अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार ही कोई काम करना चाहिए। एक एक कहानी था मोर का पंख वाला कि जो है कि एक मोर का पंख मिलता है गिरा हुआ पेड़ के नीचे। तो एक कौवा क्या करता है कि अपने पंख में ही मोर का पंख लगा लेता है और अपने प्रजातियों के बीच में जाके बोलता है कि देखो देखो मैंने मोर का पंख लगा लिया है। तो कौवा उसको प्रजाति से बाहर कर देता है कि नहीं भाई तुम तो मेरे प्रजाति के हो नहीं, तुम तो मोर हो, हमारी प्रजाति के नहीं हो, तुम चले जाओ। फिर वो कौवा क्या करता है कि मोर के बीच में जाता है, मात्र एक मोर का पंख लगा करके। तो मोर तो उसको ऐसे ही बाहर कर देता है प्रजाति से, तुम मेरे प्रजाति का कैसे हो, तुम काला जो है कि मेरे प्रजाति का कैसे हो सकता है। तो फिर वहां से बाहर कर देता है। फिर ये बेचारा जो है कि कौवा के पास आता है, नहीं नहीं मैं तो कौवा ही हूँ, मैं एक मोर का पंख लगाया हुआ हूँ। तो फिर कौवा भी बाहर कर देता है, नहीं भाई तुम मेरे प्रजाति को हो नहीं, तुम बाहर चले जाओ। इस तरीके से वो ना इस प्रजाति का रहता है ना उस प्रजाति का रहता है, पूरा अलग थलग पड़ जाता है। उसके बाद वो फिर डिसाइड करता है कि नहीं मैं जो ये एक्स्ट्रा मोर का पंख लगाया हूँ मैं इसे तोड़ के फेंक देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रजाति में जाके जीता हूँ। इसका क्या मतलब है कि जिस समाज में रहते हैं उस समाज के सामाजिक परिदृश्यों के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। होता है कि नहीं समझ में? कौवा और मोर का सर पंख, एक ये कहानी को सर भी याद एक रखना है। स्टोरी सर भी सर, वो रंगा सियार वाला सर स्टोरी, जो नीला उसमें जो सियार जो रंग जाता है। हाँ, नीले रंग में सियार रंग जाता है, सेम कहानी है। उसके बाद एक कहानी है गड़ेलिया वाला। देखिए हमको इतना कहानी याद है, आपको एक भी कहानी याद नहीं है, कैसे काम चलेगा? है सवा सर, सर याद है सर, बहुत सारा। तो बताइए ब्रह्मचंद जी का सवा बताइए सर गेहूं। क्या एक है कहानी समस्या? हाँ लेजी गेहूं वाला की बताते कहानी। सर। हाँ लेजी वाला कहानी, जैसे एक ना लेजी वाला ना, हमें मतलब कोई भी काम आज का कम काम जो है कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, लाइक वो कहानी है। हाँ तो हाँ एक साधु थे, उनका मतलब शिष्य वगैरह था, तो एक शिष्य वैसा था जो कि मतलब बहुत ज्यादा आलसी था, सोया हुआ रहता था, है ना। तो उसको हाँ मतलब हम उसको मतलब समझाने के लिए उसको बोले कि देखो तुमको एक पत्थर देते हैं, ये पारस पत्थर है, इसको तुम जिस चीज में भी छू दोगे वो सोना हो जाएगा। हाँ तो वही मतलब क्या किया वो लड़का, सोचा तुमको 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन के बाद तुमको ये देना पड़ेगा। तो वो सोचा ना कि ठीक है हम ले लेते हैं। वो क्या किया, सोचा अभी मेरे पास 2 दिन है, चलो सो जाते हैं, कुछ बाद में जाएंगे मार्केट से लेके आएंगे लोहा हुआ जो भी रहेगा, सोना बनाएंगे उसका। तो वो सो गया तो उठा बहुत बहुत लेट में। अब उसको भूख लगा, खाना खाया पूरा बहुत ही ज्यादा। अब जैसे ही खाना खाया फिर उसको नींद आने लगा, फिर सो गया। अब जब सो के उठा तो फिर से 2 दिन हो चुका, मतलब टाइम हो चुका था और गुरु उसके सामने खड़े थे, ठीक है। तो वही हुआ कि मतलब सोने से मतलब आलसी से हमें कितना ज्यादा लॉस हो जाता है। तो आलसी शिष्य का कहानी है कि उसको पत्थर तो मिला था लेकिन वो यूज नहीं कर पाया उसको। उसी तरीके से आपको समय मिलता है लेकिन लगता है कि सारा नोट्स बाद में पढ़ लेंगे, तो पीडीएफ कलेक्टर बनते रहते हैं, कलेक्टर तो बन नहीं पाते, पीडीएफ कलेक्टर बनते रह जाते हैं। ठीक है, तो उसको उस कहानी को लिखेंगे। सर वो मुर्गी मुर्गी वाला भी एक कहानी सर, लालच के ऐसे में लिख सकते हैं हाँ संदर्भ में। हाँ सोने हाँ का अंडा हाँ, देती है, एक ही बार में काट देता है। सोने का अंडा, हाँ तो भी लिख हाँ। सकते हैं। ये इंग्लिश और वाले में ये सब लिख सकते हैं, क्यों डरे बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल, से सब। यस 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 यस। हाँ इसको इसी तरीके काटेगा से नंबर लिखेंगे। लेना। क्यों क्यों काटेगा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ना, हाँ हाँ, मतलब रोमन में जो लिखते इसको हैं। रोमन में लिखेंगे। हाँ नंबर कैसे कटेगा? उसके बाद ये याद है, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती दाम, वही खुशी से खाएंगे परिजन पसीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी देने सका समाज का ले ना सका, है याद? को बांधने चला दो साल, हाँ ऐसा उल्टी हरी को बांधने चला, जो भगवान ने चला जो था साथ साध था सो उसे साधने साधने चला। चला,
हाँ, जब ना समझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले ये भगवान क्लास डगमग लगातार डगमग करवा दिग्गज दीजिए बोले सर 2 दिन तक। प्रभु कुपित होकर बोले जंजीर पढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाथ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख कमल मुझ में ले। हाँ ये लय है, ये देख ये इस तरीके से उसको याद कर लेना है। उसके बाद है ना इसको क्रम प्रणाली जोड़ेंगे दूसरे कहाँ से, परिवार किससे जोड़ेंगे सर? किससे जोड़ेंगे? आपको ऐसे ऐसे बहुत साहस सारे और साहस वाला जो है वो उसको अपने आप आ जोड़ेंगे जाएगा, जब लिखने लगते हैं ना तो अपने आप देख ये याद जगत रहता है ना, तो मुझमें लय है, जुड़ जाता है। मुझमें लय संसार सकल, देखिए मुझमें कोई जरूरी नहीं विलीन कि पूरी संसार कविता जुड़े, भुजल। कोई जरूरी नहीं कि मान पूरी सकता कविता है जोड़े, तो कुछ। जहां तक हो सके जितना पॉइंट मिले उसको उतना ही जोड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पूरी कविता को जोड़ेंगे, क्योंकि वो ये सर जुड़ेगा ही पूरी नहीं। कविता नहीं याद है। हाँ वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जहां तक वो है ना वहां से उसको याद कर लेंगे कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो जहां सामाजिक न्याय की बात है तो वहां तो जोड़ ही सकते हैं इसको। क्या जो आज के समय में क्या हुआ है कि 1% लोगों के पास कितना संपत्ति चला गया है देश का, तो जो इनइक्वलिटी बढ़ रही है वहां तो जोड़ा ही जा सकता है। 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि आधा दो तो दे दो केवल 5 ग्राम। वो भी देने के लिए तैयार नहीं है पूंजीपति लोग, उसको जोड़ेंगे ना। तो उसके बाद ये लिखेंगे, क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है सो तोर, तेरी तुझको सौंपते, सॉरी तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोर। इसको भी लिख सकते हैं। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तनाइयों का शिकार आदमी। जो सोशल मीडिया पे आज क्या हो रहा है, इतने मेरे 1 मिलियन फॉलोअर है, मेरे कितने 10,000 फ्रेंड है, और रियल लाइफ में 2 चाटा मार दे तो 2 फ्रेंड ना आए उसका। तो वही है ना कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तनाइयों का शिकार आदमी। इसको लिखेंगे। इसको ये याद हो जाना चाहिए आपके, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तनाइयों का शिकार आदमी। शिकार आदमी। ठीक है। तो इसी तरीके से छोटे-छोटे और भी बहुत सारे हैं जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे के सारे पक्ष को खोलेंगे उसमें, व्हाई, व्हेन, हू, व्हाट, वेयर, हाउ। उसके बाद सारी डायमेंशन को खोलेंगे, सांस्कृतिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, जितने भी हो सकते हैं उसको खोलने का प्रयास करेंगे हम लोग ऐसे में। तो क्या हो जाएगा हमारा ऐसे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिन तक ये क्लास लीजिए सर, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बिल्डअप हो जाएगा। जैसे कि क्या और भी हम लोग लिख सकते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, संगत भी चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कल भी मैंने बताया था। रहीमन ओछे नरसों, बैर भलोस ना प्रीत, कांटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। ये लिख सकते हैं, ये बड़ा दुविधा वाला है, इसको लिखिए। रहीमन ओछे नरसों, मतलब कि ओछे व्यक्ति से दूर रहना है। मान लीजिए चोर के साथ आप हैं, आपने चोरी नहीं किया है लेकिन दोस्ती उससे है, पुलिस अगर उसको पकड़ के लेके जाएगी तो आपको भी लेके जाएगी। आप वेश्यालय के पास खड़े हैं, वेश्याखाना के पास खड़े हैं, आप किसी वेश्याखाना में वेश्या को कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अगर उस जगह पुलिस आपको देखेगी तो शक तो करेगी ना। बैर भलो ना तो प्रीत, अपराधियों के बीच रहने पे अपराधी हो जाना है क्या? वो तो मतलब कि उससे दूर रहना है। कुत्ता का क्या है, लेकिन रहीमन कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। नहीं दोनों बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं पहले इसका मतलब समझिए, उसका उसको भी बता देंगे। यहाँ क्या है, रहीमन ओछे नर से बैर भलो ना प्रीत, ना उससे दुश्मनी भली है ना उससे दोस्ती भली है। काटे चाटे स्वान को, मतलब कुत्ता चाहे काट ले चाहे चाट ले, 20 आपको दोनों में लग जाना है। ठीक है। दुहु भांति विपरीत, दोनों भांति उसका विपरीत ही होता है। तो काटे चाटे स्वान को दुहु भांति विपरीत, लिख लीजिए इसको। रहमन ओछे नरसो भले, बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान को दोहो भांति विपरीत। आप जो कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति की बहुत अति उत्तम किस्म के होते हैं उसको नहीं असर पड़ता है समाज में लोग कैसे हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, वो अपनी चीजों को लेकर चलता है। जैसे कि चंदन के वृक्ष पे हमेशा विष भर सब सांप अजगर वगैरह लिपटा रहता है, तो क्या चंदन में कोई विष आ जाता है क्या? नहीं होता है। जैसे गौतम बुद्ध एक वेश्या के घर में ठहर गई थी, उसका चरित्र जो है कि कलंक रह गया। यह कार्य दुर्लभ है क्योंकि वो सामान्य मानवता क्षमता से परे थे वो व्यक्ति। अदरवाइज को वेश्या के घर में जाके रहे और उसके ऊपर कलंक ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा होता है कुछ।
तो कहा जाता है ना कि सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। तो इसके ये तो कहा पहले ही वाला जाता है। दो लाइन बोली थे सर, जो भुजंग वाला बोले थे। हाँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। जो रहीम उत्तम प्रकृति प्रकृत का करी सकत कुसंग, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग, ठीक है। कबीर संगत साधु की नित्य प्रति किए जाए, दूरमति दुर्गवानी बहवासी देसी सुमित बजाए। ये काफी टफ हो जाएगा। तो सज्जन से सज्जन मिले वो होवे, वाला क्या बोले? हाँ, सज्जन वाला सर बोलिए एक बार। लिख लीजिए, सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। उसके बाद लिख लीजिए, संगत से गुण होत है संगत से गुण जाए। ये कबीर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत से गुण होत है संगत से गुण जाए, जाए बांस फांस मिश्री, बांस फांस मिश्री सबे एक्के भाव बिकाए। एक्के भाव बिकाए, ठीक है। इससे पहले जो बोले सर वो वाला थोड़ा सा। कौन सा? सज्जन से इसका भी सज्जन अर्थ मिले, बता दीजिए सर। यही है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाता है। जैसे आप संगति में रहेंगे वैसा आपको गुण होगा। नहीं, बांस फांस सेकंड और लाइन। मिश्री, कौन सा? बांस फांस मिश्री करके। बांस फांस और मिश्री, तो देखिए ये बांस है फांस है, मतलब कि बांस हो चाहे घास हो, या मिश्री जो मीठा चीज है, बहुत महंगा चीज है, एक के सबे एक के भाव बिका, सब तो एक ही भाव में बिक जाता है ना। संगति से गुण तो होता ही है, संगत से गुण जाता है। जैसे कि होता है सब धन 22 पसेरी, एक दिन पाथर पढ़े थे ना। पूजे हाँ सर, जानते पाथर हैं सर, पूजे हरे सब मिले तो में पूजे पहाड़। हाँ शरीर में पाथर पूजे हरे मिले तो में पूजे पहाड़। ताती है चाकरी वाली पीस खाए संसार। हाँ, पत्थर पूजने से अगर हरे मिलता है मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। उससे तो चक्की भला है ना, जिसके बीच में दाना जाता है पीसता है, उससे हम लोग खाते हैं। तो वह ना पत्थर कांकर पाछा जोड़ के थी मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुए खुदाए। सर एक और है अदम गोंडवी जी का। हाँ जितने हराम खोर थे पूर्व जवार में, हाँ वो प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। हाँ, आदम रिपीट कीजिए गोंडवी सर साहब इसको। तो आदम गोंडवी साहब कितना आवाज मतलब कि कम ज्यादा हो रहा था, पता नहीं चला। कौन सा अभी जो बोले ये बोलो ललन, क्या बोल दिया तू? जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, वो प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। ये नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए क्या ये? लिखो कि क्या दिक्कत है, भ्रष्टाचार वगैरह पे आए तो आराम से लिख देना चाहिए। राजनीति में तो थोड़ा सा फिर चलता ही भी है। थोड़ा सा टर्म इसका हरामखोर जो है अवैधानिक टाइप का लगता है सर। हाँ थोड़ा, कोई बात नहीं है, चलता है। सर एक और है, अगर 100 में 70 आदमी जब नासाद है तो फिर दिल पे हाथ रख के कहिए देश के आजाद है। सिर्फ यही सब क्रांतिकारी टाइप का विचार है ललन भाई आपका। थोड़ा सा कंट्रोल में लाए। रिपीट कीजिए थोड़ा दया सा, धर्म का मूल आपका है, पाप मूल फ्लक्चुएट हो रहा है अभिमान, आवाज। तुलसी तुलसी दयानंद। मैं लिखा देता हूँ, अदम गोंडवी का लिख लीजिए। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। ये आप लिख सकते हैं। सर एक ये और आप है, लिखवाए थे, आप पे लिखा हाँ हुआ है। हाँ, ये काम आ जाएगा आपका। काजू भुने सर प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। उसके इसके बाद आगे भी है ना सर? ये कौन हाँ, हरिशंकर प्रसाद लिख रहे हैं क्या? नहीं अदम गोंडवी है ये। पक्के समाजवाद है, तस्कर हो या डकैत, इसका असर है खादी के उजले लिबास में। यह बहुत बड़ा लंबा सा इसका कहानी है। आंख पर पट्टी है, अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त में यूं ही मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया का अदम क्या चाहिए, 4 चमचे
4-6 चार चमचे चाहे माइक माइक रहे और माला रहे। माइक रहे माला रहे। माला रहे। तो इनका है आदम गोडवी साहब का बहुत मतलब कि ज्यादा ही सर उन्होंने एक और है किया। जो डलहौजी न कर पाए ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जरा सोच समझ के इतना क्रांतिवीर नहीं बनना है। ये बहुत ज्यादा हो गया। ये कल वाला लिख लो। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखो। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अपराध समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सर ये कोटेशन दे करके उसके बाद द्रौपदी चीर हरण का कोटेशन दे सकते हैं कि जब कहानी दे सकते हैं कि जब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्ण तटस्थ थे। हाँ बढ़िया कनेक्ट है, बढ़िया कनेक्ट किए। हाँ अच्छा है ये बिल्कुल दे सकते हैं। एकदम इसको याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। एक और है, ये अमीरों से हमारी फैसला कुल जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गई। अरे भाई बोलो तो उसके बाद कहानी भी ऐड करके थोड़ा बताते चलो कि कौन से कहानी उस पे सेट करेगा। हाँ ताकि रिलेवेंट हम लोग कर पाए, उसको रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ वो रहेगा कि कविता टाइप का याद होगा, लेकिन कहाँ इसको रिलेट करना है ये नहीं समझ आएगा। चाकी चलती चाकी देख कर कबीरा दिया रोई। लिखो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा तो उसमें साबुत कोई नहीं बचने वाला है। ठीक है, इस तरीके से अगर सांप्रदायिक दंगे हम करेंगे, आंख के बदले आंख का हिसाब लेना स्टार्ट कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर टैक्स लगाए, फिर चाइना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टैक्स लगाए, अमेरिका चाइना के ऊपर, चाइना अमेरिका के ऊपर इस तरीके से टैक्स लगाएगा, कोई नहीं बचने वाला है। आप लिखिए इसको, चलती चाकी देख कर। जी सर हो गया। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। कौन पीस रहा है? आम जनता, चाहे अमेरिका का जनता हो या चीन का जनता हो। दो पाटन के बीच में बाघ भैंसा के लड़ाई में ये तो बकरी लोग मर रहा है ना। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक ममता जोशी है, पंजाब की सिंगर है, बहुत अच्छा इसको गाती हैं। आप मारिएगा इसको सर्च, ममता जोशी के नाम से, बहुत बढ़िया गाए कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसी तरीके से बहुत लोग हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गया, दुष्यंत कुमार हो गया, हरिवंश राय बच्चन हो गया, सुमित्रा पंत हो गया, नीरज बनारसी साहब हो गए, उसके बाद गुलजार साहब हो गए, उसके बाद कबीर को देख लीजिए, वसीर भद्र को देख लीजिए, कैफ आजमी साहब को देख लीजिए, निजा फादली साहब को देख लीजिए, या गोपाल दास नीरज को देख लीजिए, या फिर अशोक वाजपेयी को देख लीजिए, केदारनाथ अग्रवाल को देख लीजिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देख लीजिए। तो इन लोगों का बहुत सारा कोट है, आपको दिया गया है, आप अपना निकालेंगे जब पीडीएफ, तो उसमें पीडीएफ में है। आप इसमें जितना हो सके मैक्सिमम को याद करने का प्रयास कीजिए, उसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। सबसे बेसिक जो है कि जरूरत इस बात का है कि हर चीज क्या होना चाहिए, एक एक करके कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये आया चलती चाकी देख कर, तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जी सर। तो काफी समय हो गया, आई थिंक हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे क्लास में, फिर हम लोग देखते हैं। ऐसे वाला थोड़ा कंटिन्यू कीजिए ये सर, इसको कंटिन्यू कीजिए थैंक प्लीज यू सर, सर, क्योंकि पर डे सर एकदम लीजिए आधा घंटा एक घंटा GS1 और GS2 जो है ना सर, वो मतलब हो जाएगा उसका, ठीक है, मगर ये भी हो जाएगा, मगर फिर भी ये ना एड ऑन करेगा मार्क्स और ज्यादा, जो भी सर जैसे जैसे
हाँ, बोलिए। कोटेशन दीजिएगा ना तो उस पे थोड़ा सा बताते चलिएगा कि इसके पीछे कौन सा कहानी सूट करेगा, तो उससे ज्यादा याद रहेगा। आप हाँ हमको हाँ ऐसे मैम बिल्कुल, उसे थोड़ा आप सा हम थेसिस हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, दर्शन उसका कनेक्ट कर पाएंगे आप उससे। हमको कोई कोटेशन दे दीजिए, कोई कहानी दे दीजिए, हम ऐसे अभी आपको अभी के अभी हम आपको ऐड करके दिखा देंगे। तो वो धीरे धीरे होगा ना, आप भी जब प्रयास करेंगे तब भी उस लेवल में पहुंच जाएंगे। वैसे मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वो जी सर। लिखते समय अगर कोटेशन याद रहता है ना तो अपने आप वो हाँ, वो मतलब कनेक्ट हो करने में जाता है। आसानी होगा आपके लिए, ठीक हाँ। है। तो वो बिल्कुल बता देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से हम कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। और 50 नंबर ऐसे में आप बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे में 50 नंबर तक आपका बढ़ जाए, मान लीजिए किसी को 155 आता है, किसी को 205 आता है, तब तो सर रैंक बड़ा पोस्ट ही मिलेगा सर। 30-40 नंबर भी इस क्लास से अगर आप बढ़ा के चले गए ना, तो समझ लीजिए कि आप एसडीएम बन जाएंगे। 30 नंबर का वही फर्क तो कितना ज्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसे ही से डिसाइड करेगा कि आप क्या पोस्ट ले रहे हैं। ऐसे और डीआई बस यही डिसाइड करेगा आप एसडीएम बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। डीआई में 72 और 72 आ जाए, और ऐसे में 40-50 नंबर का मार्जिन आ जाए आपके पास। किसी को 155 आया, किसी को 205 आया, हो गया 50। किसी को 145 आया, किसी को 195 आया, हो गया 50 नंबर। 50-50 नंबर का गैप तो रहता ही है। आप देखिएगा कॉपी निकाल कर, GS1 GS2 में इतना गैप नहीं रहता है, लेकिन ऐसे में बहुत गैप रहता है। उस गैप को भरने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसलिए हम लोग 12 बजे रात तक 12:30 बज रहा है, 12:34 हो रहा है, आपके साथ मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपका कुछ नंबर बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू Good night. सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक सर। यू सर।